नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का खम ठोकने वाले विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की गांठें अब खुलती नजर आ रही हैं। एमपी में सीटों के बंटवारे के बहाने पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और गठबंधन पर सवाल उठाया और चेतावनी भी दी कि अगर अब इस गठबंधन के सूत्रधार बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर उदासीनता का आरोप लगाकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सपा, आरजेडी, जेडीयू जैसे क्षेत्रीय दलों को अब यह लगने लगा है क्या कि कांग्रेस उनके हितों की अनदेखी करके उन पर हावी होने की कोशिश कर रही है, या फिर जिस तरीके से उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है ये भी विपक्षी दलों के लिए जो मोर्चे में हैं, जो इंडिया वाले गठबंधन में हैं, उनके लिए विचारणीय प्रश्न भी बनता जा रहा है। मंथन आज इसी पर। आज बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार का एक बयान चर्चा में रहा। इधर बार बार ये विपक्षी दल के नेताओं के बीच एक खुसर फुसर चल रही थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जिस तरीके से दखलंदाजी शुरू की, जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है उसको लेकर, यूँ कहें कि आरएलडी को लेकर, एक ये भी मानकर कांग्रेस चल रही थी अगर अखिलेश यादव नहीं तो मायावती, एक तरीके से जयंत चौधरी, इस तरीके के नेताओं को मिलकर कांग्रेस एक अलग तरीके से खिचड़ी पका रही थी और जो अंदर अंदर उसकी खिचड़ी है उसकी जानकारी पूरी अखिलेश यादव को हो गई थी। यही वजह थी कि मध्य प्रदेश में जो सीटों के बंटवारे को लेकर जो अखिलेश यादव का बयान आया कि वो 6 सीटें चाहते थे, उनको वादा किया गया था, नहीं मिली। दरअसल ये कोई मसला था ही नहीं। मसला है 2024 का चुनाव और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें। समाजवादी पार्टी को लगने लगा है कि सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में होने के बाद भी कांग्रेस एक तरीके से डोमिनेट कर रही है और उसकी जो लकीर है उसको छोटी करने की कोशिश कर रही है, ऐसा समाजवादी पार्टी को लगने लगा। अखिलेश यादव मुखर हुए कांग्रेस के खिलाफ। उनके पार्टी के लोगों ने तो यहाँ तक कहा, आधिकारिक प्रवक्ताओं ने तो यहाँ तक कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों अल्पसंख्यकों के मामले में एक ही जैसा रुख रखते हैं और मामला काफ़ी गर्म है। नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही थी। कहा जा रहा था नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो जाएंगे, नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, बहुत सारी बातें थी। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के लोग थे वो अपने आप में बार बार इसे रफू कर रहे थे। लेकिन पटना के मिलर हाई स्कूल में सीपीआई की रैली में पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दे रही। ये नीतीश कुमार का इस पूरे गठबंधन के बनने के बाद पहला सबसे बड़ा बयान है, कांग्रेस पर उंगली उठाने वाला सबसे बड़ा बयान है। नीतीश कुमार आगे कहते हैं कि दिलचस्पी कांग्रेस की 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में है। नीतीश कुमार ने आगे ये कहा कि पटना और अन्य जगहों पर, बंगलौर, पटना, मुंबई में जो बैठकें हुई और यह तय होकर INDIA यानी इंडिया वाला गठबंधन बना, अभी उसमें काम ज़्यादा नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार ने सीधे सीधे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि भाई वो अपना चुनाव में लगी हुई और फूली नहीं फूली फिर रही है कि वो 5 राज्यों का चुनाव जीत जाएगी तो वो 2024 का जीत जाएगी। नीतीश कुमार ने दूसरे शब्दों में कहा कि इस फेर में कांग्रेस ना रहे। सीधे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनावी जो राज्य हैं वहाँ लगी हुई है, इंडिया वाले गठबंधन की ना कोई बैठकें आगे हुई हैं, ना कोई नीति ना कोई प्रोग्राम हुआ है। कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगे हैं, नीतीश कुमार ये भी आगे कहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी उस तरीके से चीज़ों को कर नहीं रही है और उनको अभी इन सब चीज़ों की चिंता नहीं है। नीतीश कुमार अपने अंदाज में बोलते हैं, जरा लहरा के घुमा के गोल 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 बिल्कुल इमरती स्टाइल में बोलते हैं और उसी स्टाइल में आज वो बोले कि उनको अभी इस बात की चिंता नहीं है, काम ज़्यादा नहीं हो रहा है। हर दूसरे तीसरे लफ्ज़ के बाद उन्होंने कहा कि काम ज़्यादा हो नहीं रहा है गठबंधन में और हम लोग कांग्रेस को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी
दूसरे शब्दों में कि वो बढ़ने को तैयारी नहीं हो रही। हम बढ़ा तो रहे हैं लेकिन बढ़ने को तैयारी नहीं हो रही। वो बार बार कह रहे हैं कि हम लोग लगे हुए हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं और नीतीश कुमार के इस बयान को आज एक मुख्यधारा की मीडिया ने बहुत प्रमुखता से इस रूप में रखा कि इंडिया वाले गठबंधन में टूट हो गई। हम भी आज सवाल उठा रहे हैं कि क्या जो गठबंधन था इंडिया वाला गठबंधन जो है, अभी तो था नहीं, गठबंधन है, उसकी क्या गांठें खुलने लगी हैं धीरे धीरे? क्या इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं क्या? ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच समाजवादी पार्टी की जो कार्यकारिणी की बैठक हुई, उस बैठक में भी बड़े महत्वपूर्ण और दिलचस्प चीज़ें सामने निकल कर आई और उन मसलों में अगर देखा जाए तो एक शुरुआत में कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी 50 सीटों पर लड़ेगी और 30 सीटें अपने सहयोगी उत्तर प्रदेश में उनको देगी। जैसे कांग्रेस पार्टी है, आरएलडी है, अपना दल कमेरावादी है, इस तरह के जो दल हैं उनको देगी 30 सीटें। लेकिन ये सीटें आधी रह गई हैं। समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में जो चर्चा हुई, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को कहा कि 65 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को कहा कि वो तैयारी करें और एक तरीके से चुनावी ऐलान भी कर दिया गया कि 65 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2024 में चुनाव लड़ेगी। तो बची 15 और ये सीटें वो अपने सहयोगी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल कमेरावादी के लिए छोड़ दी गई। यानी 15 सीटों में कांग्रेस के हिस्से में 6-7 सीटें आ जाएं तो बड़ी बात है, क्योंकि आरएलडी पश्चिम में कम से कम 5 सीटें मांगेगी, 5-6 सीटें, एक 2 सीट कमेरावादी मांगेगी। तो कुल मिला कांग्रेस के हिस्से में मुझे नहीं लगता है कि कुछ 5-6-7 सीटों से ज़्यादा आएंगे। इस बीच अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो बने हुए हैं, अभी हाल में है पिछले दिनों, अजय राय, वो लगातार कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी 40 सीटों पर है, 40 नहीं, माफ़ कीजिएगा, पूरी 80 सीटों पर है उत्तर प्रदेश की, और हम चुनाव लड़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश और बिहार ये 2 बड़े प्रमुख राज्य हैं और यहीं से मोदी विरोध का स्वर प्रबल हुआ। मोदी की सरकार उखाड़ फेंकने के बड़े बड़े ऐलान और दावे बिहार की धरती से हुए और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल भी उसमें बढ़ चढ़ कर आगे रहे। अखिलेश यादव भी, आरएलडी भी, जयंत चौधरी भी, और इन 2 राज्यों में मिलाकर 120 लोकसभा सीटें हैं। माना जा रहा था कि अगर आधी लोकसभा सीटें भी विपक्ष जीत ले गया तो नरेंद्र मोदी की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये मुश्किल तो खुद ही विपक्षी दल इंडिया वाले गठबंधन के लोग आसान कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने क्या कहा, अखिलेश यादव ने क्या कहा, और अखिलेश के चाचा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, बड़े सूझबूझ वाले नेता शिवपाल सिंह यादव ने इस मसले पर क्या कहा, ये 3 बयान सुनिए। एकजुट होकर के करिए, तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDI है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो चलिए, जो कुछ भी होता है, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को जो बदलना चाहते हैं उसको ठीक करने के लिए और इनसे जो आज है शासन से मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 जगह का विधानसभा का चुनाव हो रहा, उसके बाद ही फिर बैठ करके जो कुछ भी होगा। गठबंधन में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये जो गिनती है वो इसलिए भी थी कि वहाँ पर जो लोग, जो प्रदेश के कार्यकारिणी के लोग आए थे, उन्होंने, कई लोगों ने कई तरह के सुझाव दिए कि समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें लड़नी चाहिए, समाजवादी पार्टी को इतनी संख्या की सीटों पर दावा करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं
अभी तक जितने हमने गठबंधन किए हैं, कोशिश हुई है कि किसी गठबंधन को जो साथी हो उसको निराश न करें और हमारा गठबंधन और पीडीए स्ट्रेटेजी, पीडीए ही हराएगा एनडीए को, क्योंकि एनडीए के लोगों ने धोखा दिया है पीडीए के लोगों को। पीडीए के जुड़े हुए लोग, उनको धोखा मिला है एनडीए से। आज पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई सबसे ज्यादा पीड़ित हैं और सबसे ज्यादा अन्याय हुआ उनके साथ। चुनाव भी होने जा रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी अब हार रही है, पूरी तरह से हार रही है। गठबंधन को लेकर मध्य प्रदेश में कुछ पेश फंसा था कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ हो सकता है। बीजेपी कह रही है यहाँ कांग्रेस से बात नहीं बनेगी। अब देखिए, वैसे तो देखिए कांग्रेस की जिम्मेदारी है इंडिया गठबंधन बनाए रखने की। अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो उसकी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें कुछ फिक्स कर दी हैं, जिस चर्चा चल रही है 65 सीटें बताई जा रही है समाजवादी पार्टी की और 15 गठबंधन की। देखिए, हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। ये तो जिम्मेदारी कांग्रेस की है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है गठबंधन बनाए रखने। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि हम पूरी सीटों पर फोकस करेंगे, 80 की 80 यूपी में करेंगे। तो उनका यहाँ अभी देख ही रहे हो, कुछ है यहाँ, कुछ है नहीं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है और हराएगी। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि भाई अभी तमाम स्थितियां परिस्थितियां गजब हैं और अगर कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी, शिवपाल सिंह बहुत जिम्मेदार नेता हैं और बार बार इस बात को वो कह रहे हैं कि भाई अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की है, समाजवादी पार्टी ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि वो बड़ा दल है और वो बड़ा दल है तो बड़ा दिल दिखाए। ये बात वो कह रहे हैं गठबंधन को बनाए रखने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। पत्रकार उनसे सवाल करते हैं शिवपाल जी से कि भाई वो तो कह रहे 80 सीटों पर लड़ेंगे, तो इशारे में कहते हैं भाई इतनी सीटें, इतना आधार वाधार है कहाँ उनका कुल मिलाकर। लेकिन मसला ये है कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं, अब इनको वास्तव में ये लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी अब उन पर डोमिनेट कर रही है। जो बातें शुरू से हो रही थी, जो बीजेपी और कांग्रेस के बारे में धारणा रही है कि वो क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहते हैं, हाँ कोई कम कोई ज़्यादा, क्योंकि पटना में ही जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष कह चुके हैं कि क्षेत्रीय दलों का कोई भविष्य नहीं है, उनका वजूद नहीं रहने देंगे। इस तरह की बातें वे कर चुके हैं। बाद में उनके नेताओं ने उसमें लीपापोती की और कांग्रेस के बारे में भी यही था कि वो क्षेत्रीय दलों को, मुलायम सिंह यादव हमेशा कांग्रेस का विरोध करते रहे हैं और भले ही कुछ वक्त कभी ऐसा रहा हो कि उन्होंने साथ दे दिया हो, सशर्त समर्थन दिया हो, लेकिन कभी भी मुलायम सिंह यादव इस पक्ष में नहीं थे कि कांग्रेस पार्टी के साथ कोई समझौता या कोई चीज़ हो। चुनावी समझौता तो बिल्कुल नहीं चाहते थे। अखिलेश यादव नेताजी के जो कुछ सिद्धांत थे उनके विपरीत उन्होंने काम किया है और उस तरीके से उनको सफलता भी इसी वजह से नहीं मिली है। 15 सीटें जो कही जा रही हैं कि वो छोड़ रहे हैं, उनमें आपके स्क्रीन पर वो सीटें हैं जिनको वो चाहती है समाजवादी पार्टी छोड़ना कि भाई ये हमारे कांग्रेस के लिए हैं। तो वो अमेठी, रायबरेली के अलावा वो सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर थी और जो आरएलडी है वहां आरएलडी ने बढ़िया चुनाव लड़ा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2 राज्यों में जहां 120 सीटें हैं वहां के नेता एक तरीके से अब हत्थे से उखड़ रहे हैं। नीतीश कुमार बहुत मुलायम बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं और उन्होंने अपने जो सॉफ्ट बोलने का तरीका है, बहुत मुलायमियत से उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी को ध्यान उतना है नहीं, क्योंकि जब तक कांग्रेस पार्टी ध्यान नहीं देगी तब तक ये चीज़ें होने वाली नहीं हैं। तो अपने आप में ये सब चीज़ें बनती जा रही हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के चुनाव से फारिग होने के बाद, यानी कि जब 30 तारीख को मतदान हो जाएगा या यूँ कहें कि प्रचार थम जाएगा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता
अब फिर गठबंधन की तरफ ध्यान देंगे और गठबंधन की तरफ आएंगे, इंडिया वाले गठबंधन की उनको याद आएगी। इधर एक और दिलचस्प नज़ारा नज़र आ रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पता नहीं, हो सकता है कि उनकी ड्यूटी तेलंगाना में ही लगा दी गई हो या खुद ही, तो खुद ही आला कमान है, तो हो सकता है कि खड़गे साहब तेलंगाना में ही एक जगह अपने आप को फोकस कर लिए हों, क्योंकि वहाँ बहुत दिनों से 10-15 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है वहाँ, तो हो सकता है कि जिम्मेदारी उन्होंने ले ली हो। लेकिन खड़गे साहब जिस तरीके से बीच में बैठ के करते, नेतृत्व करते, पार्टी का नेतृत्व करते दिखे थे, अब मुझे लगता है वो जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी के हाथ में पूरी तरीके से कमान है और चेहरा भी राहुल गांधी के रूप में ही नज़र आ रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर देखे तो राहुल गांधी ही चेहरे के रूप में नज़र आ रहे हैं, है ना। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये स्थितियाँ, ये परिस्थितियाँ बनती नज़र आ रही हैं। 2 राज्यों में 120 लोकसभा सीटें, और ये बड़ा मतलब मुश्किल है। बीजेपी ने बिल्कुल दोनों राज्यों में क्लीन स्वीप किया था पिछले 19 के चुनाव में। अगर ये राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि अगर ये इसमें से इसमें आधी सीटें भी अगर आ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। हमारे साथ 2 मेहमान फिलहाल जुड़ गए हैं। बिहार से वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। चंदन जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और शिवपूजन जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ, वो भी बिहार से जुड़े हैं, शिवपूजन पाठक साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपको। चंदन मिश्रा साहब के पास हम जाते हैं और मंथन की शुरुआत करते हैं। चंदन जी, आपका बहुत लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, देश की पत्रकारिता का, उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से आप समझते हैं। नीतीश कुमार ने जो आज पटना में कांग्रेस के बारे में टिप्पणी की, उसे राष्ट्रीय मीडिया जो दिल्ली में बैठा हुआ है वो कह रहा कि गठबंधन अब गांठें नहीं पड़ी है, वो गांठें खुलने लगी हैं, गठबंधन अभी चलने वाला नहीं है। और एक तरीके से बहुत टकराव भयंकर हो गया, क्योंकि अखिलेश यादव भी इस तरह की बातें कर चुके हैं, अब नीतीश कुमार कर चुके हैं। नीतीश कुमार तो कहा जाता था वो शिल्पकार हैं इसके गठबंधन के। तो उनके इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश जी ने जो बात कही है वो स्वाभाविक बात है। जो चीज़ें इंडिया गठबंधन को अब तक तय कर लेना चाहिए नहीं हो पाया है। सभी जो बड़े दल हैं वो 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं, और खास करके देखिए तो कांग्रेस पार्टी जो है अपने अभी का पूरा ध्यान 5 राज्यों के चुनाव पर है। इसलिए नीतीश जी की जो प्रतिक्रिया है एकदम बिल्कुल स्वाभाविक। गठबंधन की गांठ इससे कितनी खुली है और ये बंद होगी तो अभी 2 महीने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश जी क्योंकि इस मामले के पूरे अगुवाई में थे, उन्होंने पूरे अभियान को शुरुआत उन्होंने की थी, इसलिए आने वाले समय में जितना जल्दी हो सीटों का बंटवारा, तालमेल आपसी, ये सारी चीजें हो जानी चाहिए थी। जब इसमें विलंब हो रहा है तो नीतीश जी की जो रखलाहट है, नीतीश जी का जो प्रतिक्रिया है एकदम बिल्कुल स्वाभाविक कही जाएगी, इसमें कहीं कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। लेकिन इससे अभी यह अनुमान लगाना नीतीश जी का मन भर गया इंडिया गठबंधन से, मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी हो गया। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ, मैं कोई कच्ची बात नहीं करता मिश्रा जी। आप तो बहुत ही वरिष्ठ और बड़े सीनियर व्यक्ति हैं, मैं भी कभी इस तरह की बात नहीं करता। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, मैं सवाल उठा रहा हूँ कि क्या गांठें धीरे धीरे खुल रही हैं क्या? क्योंकि अखिलेश यादव इधर कह रहे हैं कि भाई अब अभी सपा की कार्यकारिणी की बैठक हुई उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे हैं कि 15 सीटें हम छोड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, और वो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों को चुनाव में व्यस्त है। तो क्या इस तरह भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ये 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के बाद नई रणनीति, नए सिरे से इंडिया गठबंधन के साथ आगे बढ़ना चाहती है? क्योंकि जब 5 राज्यों में अगर उसको बहुत सफलता मिल गई तो फिर मुझे लगता है वो अलग तेवर, अलग कलेवर होगा, कांग्रेस में उछाल आ जाएगी थोड़ी। बिल्कुल, आपने अब जो बात कही है उससे हम सहमत हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस को भी इंतजार है 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे का। अगर कांग्रेस लगता है कि हम 5 राज्यों में अधिकतम राज्य जीत कर आते हैं तो वो जो बैठेगी जब सभी साथियों के साथ में, तो सब उनका अंदाज अलग होगा, है ना। वो एकदम बिल्कुल तेवर, अलग तेवर के साथ कांग्रेस बैठेगी। इसलिए अभी ये जो पूरा मसला है इसको अभी अपने साथियों के लिए छोड़ दिया है कांग्रेस ने कि इस पर अपना वो तय करें। लेकिन सीटों का बंटवारा, आपसे तालमेल और कौन लीड करेगा, ये सारी बातें मुझे लगता है कि दिसंबर के पहले सप्ताह के बाद ही तय हो पाएगी, क्योंकि तब तक 3 दिसंबर को सभी राज्यों के चुनाव नतीजे आ जाएंगे। और अगर कांग्रेस, जैसा आपने कहा, कांग्रेस अगर जीत जाती है
तो वो उसके हाथ ऊंचे होंगे और उसी ढंग से वो बातें करेंगे। और अगर कांग्रेस हाथी है तो बार्गेनिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। इस लिहाज से कांग्रेस के साथ संकट खड़ा होगा कि वह कितनी सीटें अधिकतम ले पाएगी, कितनी छोड़ पाएगी। इसलिए अभी नीतीश जी का ये जो कहना है वो एकदम बिल्कुल स्वाभाविक है। ये कांग्रेस वाले लोग अभी चुनाव पर ही केंद्रित किए हुए हैं, स्वाभाविक है। उनका स्टेक लगा हुआ है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वहां पे लगातार संघर्ष कर रही है। 2 राज्यों में उनके शासन भी है। तो इस स्थिति में वो चाहेगी कि हम किसी तरह अधिकतर राज्य जीत कर रहे हैं। इसलिए हमें अगले महीने के आसपास, बिल्कुल 1 महीने के बाद हमें ये स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन की दिशा और दशा उधर जाए। ठीक बात है, ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, बिहार से वरिष्ठ नेता शिवपूजन पाठक साहब हमारे साथ हैं। मैं पाठक जी आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन इससे पहले एक हमारे साथ बड़े खास मेहमान जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक अजय आर्य साहब उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। आर्य साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मैं शिवपूजन पाठक की तरफ रुख करूँगा। आर्य साहब बहुत दिनों के बाद हमारे साथ जुड़े हैं, पुनः आपका आभार और स्वागत। शिवपूजन पाठक की तरफ मैं रुख करूँगा। पाठक जी, नीतीश बाबू के इस बयान को आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे नीतीश बाबू नाराज हैं और ये है वो है, और आप लोग नीतीश बाबू की धुलाई करे पड़े थे कि वो भी उधर तेजस्वी यादव अपना मुख्यमंत्री कुर्सी घसीटने के चक्कर में है और इंडिया वाले गठबंधन का नेतृत्व आए रहे तो नीतीश बाबू पेंडुलम हो गए। इस बयान को आपकी पार्टी और आप लोग किस तरह देख रहे हैं? पाठक जी, पाठक जी अनम्यूट करिए, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं आपको। पाठक जी जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए पाठक जी। हाँ, सवाल आप सुन पाए मेरा? जी आवाज आ रही है। बोलिए बोलिए, मेरा सवाल अगर सुन पाए हो तो रिएक्ट करिए, जवाब दीजिए। जी मैं सुन रहा था अपने बड़े भाई आदरणीय चंदन मिश्र जी को, और उन्होंने जो बातें कही लगभग वही बात है। उन्होंने एक अपने वरिष्ठ पत्रकार के नाते कहा, लेकिन पॉलिटिकली इसको देखा जाए तो सबसे विश्वासी लीडर अगर अभी वर्तमान परिवेश में आप देखेंगे राजनीति जगत में भारत के, तो सबसे अविश्वासी अगर कोई नेता दिखता है कहीं तो वो श्रीमान नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार जी इस प्रकार से हाल के दिनों में उनका व्यवहार रहा है, उनके वक्तव्य आते रहे हैं, उनका आचरण रहा है, मैं समझता हूं कि कोई भी उन पर विश्वास करने वाला नहीं है। एक भी राजनीतिक दल उन पर विश्वास नहीं है। उनकी मंशा सब लोग जान चुके हैं, और इन्होंने बड़ी जल्दीबाजी में जो इंडी अलायंस बना है उसमें इन्होंने चाहा कि मुझे कुछ ऐसा पद मिल जाए कि मैं सबको डिक्टेट करूं, मैं सबको हाँकूं, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। अब इधर खाई इधर कुआं वाली स्थिति उनकी हो गई है। इसलिए जो बयान स्वाभाविक रूप से उनके आने चाहिए थे वही बयान आ रहे हैं। ये कांग्रेस का चरित्र शुरू से देखा गया है। कांग्रेस कभी भी क्षेत्रीय पार्टियों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती। ये आप मत कहिए, आप मत कहिए। आपके अध्यक्ष जी पटना में कह चुके हैं। मैं माफी के साथ में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। ये आप तो कहिए नहीं, दोनों क्षेत्रीय पार्टी। मैंने आडवाणी जी का भाषण कवर किया था, उनकी रैली फतेहपुर में कवर की, तो उन्होंने खम टोक कर कहा था इस देश में 2 ही पार्टियां रहनी चाहिए, कांग्रेस और बीजेपी। जब वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बने थे और जब रैलियां कर रहे थे तो रैलियों में इस बात को कह रहे थे, तो उलट पलट के चेहरे वही हैं। बोलिए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी नहीं कहा ऐसा कि हम क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपना भी विस्तार करती है और क्षेत्रीय दलों को भी अवसर देती है। हम कभी किसी में कौन सा बयान आपने सुन लिया है भाई? पटना वाला बयान जरा याद करिए, आप भी पटना ही में हैं। आप उसका जो अर्थ निकाल लें। नहीं, हम नहीं अर्थ निकाले, जो कहा वही अर्थ निकाले। हमें क्या हक है? अध्यक्ष जी के बयान को गलत परिभाषित करने का मुझे कोई हक नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने समन्वय के साथ एक गठबंधन बना करके गठबंधन की राजनीति को बल दिया, और देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में जो मुद्दे थे उस पर गठबंधन के साथ कांग्रेस को परास्त करने के लिए हमने पहल की। और लगातार हम, चाहे वो इमरजेंसी का समय हो, चाहे आप देख लें बार बार देश में, तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी हमेशा
जो है वो अपने क्षेत्रीय दलों को हमेशा उन्होंने बढ़ावा दिया है। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी अपने अहंकार में कभी भी, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। कांग्रेस का यह चरित्र नहीं है कि वो क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा दे। आप देखेंगे मजबूरी में भले ही वो सहारा ले ले क्षेत्रीय दलों का, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी क्षेत्रीय दलों को पनपने का, उनको आगे बढ़ने का, उनको हमेशा वो या तो उनके राजनीति को, चाहे आप झारखंड में देख लें, आपने कभी भी यहाँ के जो राजनीतिक परिदृश्य हैं उसमें यहाँ के जो क्षेत्रीय दल थे उनके मुद्दों को भी उन्होंने कुंठित किया, यहाँ के जनभावनाओं को भी उन्होंने कुंठित किया। कांग्रेस ने आंदोलन को खरीदने का काम किया। ये चरित्र है कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस पार्टी शुरू से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी क्षेत्रीय दलों को उनको डिस्टर्ब नहीं किया, उनके मुद्दों को कभी भी। हाँ, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी मुद्दों का, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसका हम स्वयं समाधान, यदि हम केंद्र में रहते हैं तो हम समाधान करते हैं। वो स्वाभाविक रूप से वो क्षेत्रीय मुद्दे समाप्त हो जाएंगे जिन मुद्दों के आधार पर। हाँ, सिर्फ परिवार के नाम पर जो पार्टियां बनी हैं, जो परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुद्दों को नहीं, जो अपने पारिवारिक राजनीतिक ये को बढ़ाना चाहते हैं, आधार को, सिर्फ वो पार्टियां टिकी रहेंगी। हाँ, तो इसका मतलब नीतीश कुमार की पार्टी बच जाएगी, क्योंकि वो तो परिवार को बढ़ा नहीं रहे। नीतीश कुमार की पार्टी अब कहां बची है? अरे आप ही करें हैं बच जाएगी, आपके अध्यक्ष जी कह गए हैं वेद पुराण। आप बता दें उनके कोई मुद्दे, वो किन मुद्दों पर सत्ता में आते हैं, बताएं आप उनको कभी। तो भैया इससे तो देश में फिर आप पाठक साहब, आप तो फिर ये कह दो कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, आप कह दो ऐसे कौन सी क्षेत्रीय पार्टी जो परिवारवादी नहीं। हम तो नीतीश कुमार को नहीं मानते कि उनका कोई परिवार का व्यक्ति नहीं है, लेकिन अब आप कह रहे हो उनकी बचिए नहीं है। डॉक्टर अजय आर्य साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब ने करीब 3-4 महीने पहले मंथन में इस बात को कहा था बहुत खम ठोक के, तब लोग इंडिया गठबंधन का दूर दूर तक कहीं हवा पानी था नहीं है, और लग भी नहीं रहा था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई गठबंधन बनेगा, कोई चेहरा बनेगा। उस वक्त डॉक्टर अजय आर्य ने इस बात को बहुत दमदारी से कहा था कि अब जो अगला 2024 का चुनाव है वो मंडल बनाम कमंडल जैसी परिस्थितियों में होगा। एक तरफ मंडल समर्थक होंगे और एक तरफ कमंडल समर्थक होंगे। अब उसका नाम चाहे आप जो भी दे लें, लेकिन स्थितियां यही होंगी जैसे 90 की राजनीतिक दशा और दिशा थी, उसी तरीके का उभार इस बार भी देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में। अजय आर्य साहब बहुत दिनों के बाद हमारे साथ जुड़े हैं, हम सीधे उनका रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। गठबंधन बन गया, जो बात आपने कही उस तरीके से, एक तरीके से सारी चीज़ें एक शेप लेने लगी थी, एक आकार लेने लगी थी, एक स्वरूप लेने लगी थी। लेकिन नीतीश कुमार और अखिलेश यादव का जो रुख है, या तो ये लोग दबाव बना रहे हैं कांग्रेस पर, या कांग्रेस इनकी लाइन छोटी कर रही है, या कांग्रेस चाहती है कि भाई चलो आप लोग जो बयान देना हो दो, क्योंकि ना अखिलेश यादव की बात पर कोई किसी बड़े नेता का रिएक्शन आया। अजय राय को आप छोड़ दीजिए, लेकिन राहुल, प्रियंका, खड़गे, सोनिया या और कोई इस तरह के नेता की कोई रिएक्शन आया नहीं। तो इसका मतलब ये है कि सोच रहे हैं कि भाई ठीक है, छोटे नेता अपना जूझते रहें, और बार बार इस बात को, अभी जैसे कमलनाथ ने कहा वहाँ कि अखिलेश तो दिग्विजय ने उसको रफू किया, कहा भाई मैं कमलनाथ की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े वो हैं। तो कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो आला कमान है या आला कमान जैसा है, वो कहीं भी इस विवाद में भी पड़ा नहीं है। नीतीश कुमार ने आज क्या सुर्राए छोड़ दिया डॉक्टर साहब? जी नमस्कार दुर्गेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे के न्यूज़ पे पुनः आमंत्रित किया। और ये बात सच है कि आज से करीब 4.5 महीना पहले मैंने बात बहुत पुरजोर तरीके से कही थी कि कहीं ना कहीं ये चुनाव 2024 का मंडल और कमंडल के बीच में होगा। वो कहने के पीछे एक बहुत गंभीर मुद्दा ये भी है, क्योंकि सामने जिनसे इलेक्शन में जाना है, जिनके साथ चुनाव लड़ना है, जिनके खिलाफ चुनाव लड़ना है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा संगठन है और साथ ही साथ एनडीए का एक गठबंधन है। तो क्योंकि वो प्योर हिंदुत्व के रास्ते पे जा रही है ऐसा वो दिखाती है, लेकिन इस पार्टी में भी बहुत कुछ है, दिखाने को कुछ और है, करने को कुछ और है। जो हमने महसूस किया उस समय, और चूंकि विश्वविद्यालय से आता हूं तो तमाम तरह के डिस्कशन में हम लोग भी शामिल रहते हैं सामाजिक रूप से, तो ये निकल के आया कि कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग है,
वो कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहा था जी। और इसकी वजह से जिस तरह से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, वो मुझे लगता है संभवतः कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो बयान अभी यहाँ कोट हो रहा था, उससे ये खलबली मची क्षेत्रीय दल में, विशेष तौर पे नीतीश कुमार जो पार्टी है उनकी, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एनडीए का समर्थन करते करते कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इसको समाप्त ही कर दे। तो ये विशेष मुद्दा रहा है जो मुझे और महाराष्ट्र इसका उदाहरण है डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र उदाहरण है जी। महाराष्ट्र उसका उदाहरण है। तो क्षेत्रीय दल अगर खत्म हो जाएंगे तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को आज के परिप्रेक्ष्य में जरूर सूट करता है कि उसके खिलाफ एकदम अपोजिशन केवल कांग्रेस खड़ी रहे, लेकिन कांग्रेस ने संभवतः इस चीज को समझा कि अब हमें अकेले चल के काम नहीं चल पाएगा, और जब तक हम ओबीसी और दलित, मुस्लिम और महिलाओं की बात नहीं करेंगे तब तक वो पुराने ढर्रे पे चल के कांग्रेस का काम चलेगा नहीं। नंबर एक बात। दूसरी बात जो आपने कहा, नीतीश जी, अखिलेश जी, कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह जो भी कर रहे हैं, मुझे लगता है ये महज एक मूरा कुश्ती है। ये बेसिकली दिसंबर का जो पहला वीक है उस समय को टालने का एक ग्रे पीरियड है, क्योंकि करने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है, तो लाइमलाइट में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं ताकि जो प्रमुख दल है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इनके इस गोल में फंस जाएं कि अरे नहीं, देखिए यहाँ गठबंधन टूट रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इंडिया अलायंस बनेगा नहीं। अब देखिए जैसे पाठक जी इंडिया अलायंस कहने लग गए इसको, तो इनकी भी अच्छी ट्रेनिंग है। पहले घमंडिया चल रहा था, अब देखिए कभी एनडीए को एनडीए अलायंस कोई नहीं कहता, यूपीए को यूपी अलायंस कोई नहीं कहता। तो ये एक प्रकार का इंडिया नाम से बचने की एक टैक्टिस है जो अच्छी है, कोशिश अच्छी है, परंतु इस मामले में मैं मानूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने एज लिया, वो आगे बढ़ी, उसने एक ऐसा अलायंस बनाया जिससे भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा असहज हो गया। एक बात। दूसरी बात, चूंकि देखिए तमाम तरह के जो ये सरकारी संस्थाएं हैं वो कार्य कर रही हैं और निश्चित तौर पे वो सरकार के इशारे पे ही कार्य करती हैं। हम कहें चाहे जो कि नहीं वो स्वतंत्र बॉडी है, ऐसा होता नहीं है। तो वो बेसिकली कोशिश ये कर रहे हैं कि इस बनते हुए अलायंस में कहीं से पंक्चर कर लिया जाए, और एक संशय ये उत्पन्न किया जाता है कि इंडिया अलायंस में कितने चेहरे। देखिए ये भी एक सिर्फ कहने की बात है, लेकिन वस्तुतः अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के जैसा जैसे भारतीय जनता पार्टी है, पैन इंडिया उपस्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति तो कई राज्यों में नहीं भी है, परंतु कांग्रेस एक ऐसा दल है जिसका हर राज्य में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्यकर्ता है या कभी ना कभी उसके विधायक या मंत्री जरूर रहे हैं। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में एक दूसरे से भिन्न है। इस वजह से इंडिया अलायंस जैसा कांग्रेस पार्टी और अन्य उनके साथ सहयोगी जो 25-26 दल हैं, जैसा अगर वो मान के चल रहे हैं, अगर ये वाकई में बन के अगर दिसंबर के बाद ये आया तो समझिए कि भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए को मुश्किल हो सकती है। एक बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी को कांग्रेस की जरूरत है, कांग्रेस को नीतीश कुमार जी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में और बिहार और झारखंड जैसे क्षेत्रों में। तो ये मेरे समझ में आ रहा है कि केवल ये एक दूसरे की ताकत आंकना चाहते हैं और केवल ये आकलन सिर्फ चुनाव तक रुका है, जैसा अन्य पैनलिस्ट ने भी बताया। जी, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपने बहुत एक तरीके से परतें डॉक्टर साहब आपने खोल दी लगभग। तो ये कुल मिला के ये माना जा रहा है क्या नूरा कुश्ती है, ब्लफ देने के लिए ऐसी स्थिति है क्या? ये मुझे तो ऐसे ही लगता है कि इनके प्लानिंग का हिस्सा है ये। अच्छा, इंडिया वाले गठबंधन का? जी बिल्कुल, ये इनके प्लानिंग का ही हिस्सा हो सकता है ताकि इस पे और चर्चा हो, मीडिया में गर्मा गर्म बहस हो और एग्जिस्टेंस बनी। हाँ, मतलब चर्चा में बने रहे, क्योंकि इधर कांग्रेस वहां 5 राज्यों के चुनाव में लगी, तो चुनाव के अलावा इंडिया गठबंधन की चर्चा हो नहीं रही। तो देखिए मैंने इसी चैनल पे आपसे कहा था, बहुत बड़े नेता ने कहा था, चर्चा खर्चा पर्चा। ये दौर सिर्फ चर्चा का है, अभी ना खर्चा करना है ना पर्चा बंटना है, क्योंकि जनता 2-3-4 महीने का ही टेन्योर याद रखती है। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरा अपना खजाना खोल दिया 2-3 महीने में कि
सारी योजनाएं अभी जैसी चल रही हैं, लेकिन जिस तरह मैं चैनल्स पे देख रहा हूँ जनता भी बड़ी होशियार हो गई। तुम डाल तो हम पात रहेंगे। हमारे साथ झारखंड से हमारे वरिष्ठ सहयोगी शहनवाज साहब जुड़ गए हैं। शहनवाज खान साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मैं इससे पहले शहनवाज भाई के पास जाऊं, इससे पहले मैं एक शिवभूषण पाठक से एक रिएक्शन लूंगा। पाठक जी, भाई आर्य साहब तो कह रहे हैं कि ये ब्लफ दे रहे हैं आप लोगों को, और आप लोग झटके में हो। 5 राज्यों में तो झटके में हो ही, और आगे भी झटके में आने वाले हो। पाठक जी, देखिए, उनकी अपनी राय हो सकती है, उन्होंने जो अपने हिसाब से कहा है, लेकिन इससे कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई झटका नहीं मिलने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी लड़ तो आप ही के खिलाफ रहे हैं महाराज, और अजय आर्य या शहनवाज खान के खिलाफ थोड़ी लड़ रहे हैं ना, दुर्गेंद्र चौहान के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप नेता हो, आपका विपक्षी दल है। नहीं, मैं कहाँ उससे इनकार कर रहा हूँ कि विपक्षी दल नहीं है। जी, हम तो विपक्षी दल को ये नहीं मान रहे हैं कि विपक्षी दल नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी को ब्लफ दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना स्टाइल, और भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति को बहुत भली भांति समझती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वो क्या ब्लफ देंगे। वो अपने, उनको आप नीतीश कुमार जी का देख लें चाल चरित्र, जो उनके ऊपर अविश्वास है खुद बिहार में, उनसे झारखंड में और यूपी में क्या उम्मीद है और क्या उनका सहारा लिया जाएगा। लेकिन आप खुद बिहार में उनके ऊपर से भरोसा उठ गया है। आज आप देख लें उनका क्या है, कौन उनकी बातों पर भरोसा करता है। बिहार में पलटू बाबू के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं, कोई भरोसा करने वाला उन पर नहीं। खुद बिहार बचा लें, और जो अलायंस को वो, अरे जो पलटू चाचा कहते थे वो नीतीश कुमार को लिए घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव, वही तो पलटू चाचा कहते थे। और आपने इतने अविश्वसनीय व्यक्ति को आपने 2-2 बार 3-3 बार आपने मौका दे दिया अपने साथ में। तो ये तो आप लोगों की राजनीतिक सूझबूझ पे तो सवाल उठेगा फिर, कि इतने अविश्वसनीय व्यक्ति को, जो आपकी नज़र में इतना अविश्वसनीय है, और उसके साथ आपने सरकारें बनाई, सरकारें चलाई, तो जनता को धोखा दिया आपने भी। के साथ जब तक वो खड़े रहे, जब तक वो अलायंस के जो एक मिनिमम प्रोग्राम थे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, उसके साथ वो खड़े तब तक वो ठीक थे। तो निश्चित तौर पर, अरे भाई, जब हमने तय किया हम राज्य को ऐसे ले जाएंगे, हमने नेतृत्व दिया उनको, कोई भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको कोई दिक्कत नहीं की, और हम उनको, लेकिन दिक्कत कहां से शुरू हुई, वो खुद, उनको कुर्सी की इतनी महत्वाकांक्षा, इतनी लालच है कि वो खुद उन्होंने अपना पैर में कुल्हाड़ी लगाया है। जनता खुद, आप जिसके साथ जीत के आए, जिन मुद्दों पर जीत के आए, अब आप क्या उसका विरोध करेंगे। तो जनता समझ रही है, इसलिए बिहार में ही वो उस अलायंस को बचा लें और उनको समर्थन दिला दें, तो वही बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। बाकी देश के अन्य राज्यों में क्या होगा वो तो भगवान जाने, वो परिस्थिति बताएगी कि क्या होता है। अभी तो आप सब अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं। ठीक बात है, मैं शहनवाज भाई को चर्चा में शामिल करूंगा। शहनवाज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बिहार की और झारखंड की और देश की राजनीति को, दिल्ली तक दरबार में आपकी पहुंच है, और आप जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं बहुत करीब से। नीतीश कुमार के जो इस बयान को, और जो अखिलेश यादव चीज़ें कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं, आज जो दिल्ली वाला मीडिया है पूरा वो कह रहा है कि भाई अब गठबंधन खंड हो गया, नष्ट हो गया, अब बिल्कुल गड़बड़ हो गया। इसे आप किस तरह देख रहे हैं, क्या ऐसा हो गया है क्या? देखिए, गठबंधन की बात करें तो बड़ा स्पष्ट गठबंधन मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है फिलहाल की बात करें तो भी। जी, मैं आर्य जी के विश्लेषण को भी सुन रहा था, और हमारे आदरणीय चंदन जी भी कह कर गए। विधानसभा चुनाव में देखिए, समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है, कहीं जदयू लड़ रही है, कहीं आम आदमी पार्टी लड़ रही है। दूसरी तरफ सब आपने जो जैसा कहा, मैं आपसे बिल्कुल तरह सहमत हूँ। कांग्रेस के ऊपर एकदम बड़े भाई छोटे भाई वाला नहीं है, पूरी दबाव से तुमको चलो कुछ दे देंगे। अखिलेश सिंह उधर दबाव बना रहे हैं, हाँ चलिए देखा जाएगा क्या दिया जाएगा। जदयू के पास मेरा ये अपना मानना है, जो मेरा अपना आकलन है, जरूरी नहीं कि सभी सहमत हो, लेकिन इनके पास इनको पाने के लिए कुछ भी नहीं अभी स्थिति में ऐसा पा रहा हूँ बिहार में। और जो बार बार इनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था या जो भी था, कल को आप बीजेपी के साथ थे, फिर आज उसी बीजेपी को कोस रहे हैं, फिर उसी के बाद आज कल को जिस गुंडा राज की बात करते थे, जिसको खात्मा करने की बात करते थे, उसके साथ मिलकर सरकार में आए। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की अपनी स्थिति जो है बहुत डामाडोल हुई है। शहनवाज भाई, बीजेपी के साथ भी ये स्थिति है।
अजीत पवार, शिंदे, हेमंता बिस्व शर्मा, जिन लोगों को पे वही बीजेपी बुकलेट प्रकाशित करती थी, भ्रष्टाचारी कहती थी, उन लोगों के साथ तो गलबैया करके सरकारें बनाए हुए, तो ये तो दोनों का चरित्र है। वैसा ही बिल्कुल बिल्कुल, मैं नीतीश की चर्चा हो रही है, मैं बीजेपी की चर्चा नहीं। अगर नीतीश की चर्चा करेंगे तो बीजेपी की चर्चा करनी पड़ेगी। नहीं, बीजेपी पर भी आता हूँ कि उन राज्यों में बिल्कुल इनकी स्थिति, इनको तो कठिनाई तो अवश्य होगी, जहां पर जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि जहाँ महाराष्ट्र की बात करें, मगर और उन राज्यों की जहां पर आपने जो सरकारें बनाई हैं, इस तरह से जो सरकारें बनती हैं, वहाँ समस्या होगी। लेकिन अभी मैं पूरी तरह सहमत हूँ आर्या जी की बात से और चंदन जी की बात से भी कि 3-4 महीना इन्होंने जो कहा कि 3-4 महीने का जो समय है, ये इलेक्शन के बाद, जो दिसंबर के बाद वाला मामला जब आएगा और जब कांग्रेस किस पोजीशन में रहेगी और भाजपा की क्या हालत रहेगी विधानसभा चुनाव के बाद उन राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है, उसके बाद बहुत कुछ तय होगा। और दबाव की राजनीति में माहिर रहे हैं, ये तो आप भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार दबाव की राजनीति बनाने में बहुत माहिर रहे हैं और किसी न किसी तरह से चाहते हैं कि वो दबाव में वो इंडिया गठबंधन को मुझे नहीं लगता छोड़ के जाएंगे, क्योंकि तो यह स्पष्ट है कि बीजेपी उनको अब लेने वाली नहीं। ये तो एकदम कई बार बीजेपी की ओर से खुलासा किया गया कि अब हम राजनीति है। शहनवाज भाई, आप भी बहुत पुराने पत्रकार, राजनीति है। सुबह पता चला 4 बजे शपथ हो जाएगी, क्या करेंगे? लालू प्रसाद देखते रह जाएंगे? कुछ पता है राजनीति में? राजनीति अब तो मैं मानता ही नहीं हूं। मैं बहुत ऐसी बात कहने वाला था, लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया, चूंकि ये राष्ट्रीय चैनल है और मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं इस चैनल का। मेरे जुबान पर वो आके मैंने उसको अंदर जबरदस्ती ढकेला उस बात को। राजनीति वैसी हो गई है। हाँ, राजनीति का उद्देश्य थोड़ा सा ये हो गया, सत्ता में रहेंगे तो नीतियां लागू हो पाएंगी, इसलिए बहुत सारी जगहों पर समझौता तो करना ही पड़ता है राजनीतिक दलों को। लेकिन नीतीश जी की बात पर मैं बात कर रहा हूँ, भाजपा के लिए भी संकट का समय वहां पर है, जहां पर जिन राज्यों में इन ऐसे मुद्दों पर समझौता किया गया, बेशक। अच्छा शहनवाज भाई, 5 राज्यों से कांग्रेस क्या कुछ, जैसा आपने कहा वही बात हमने भी कही, चंदन जी ने भी कही, लगभग इन 5 राज्यों के बाद क्या कांग्रेस नए तरीके से बार्गेन करेगी गठबंधन के अंदर? क्या अगर वो जीतती है तो अपर हैंड होकर इन राज्यों के चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस अपर हैंड होकर आएगी, इससे कहीं दो मत नहीं। आप मानते हैं कि अपर हैंड कांग्रेस हो रही है? क्या आप मानते हैं ऐसा? शहनवाज भाई सुन नहीं पा रहे हैं आपको हम, बोलिए। सॉरी, राज्यों की स्थिति जो निकल कर सामने आ रही है, तो मुझे ये कहने में कोई ये नहीं है, अभी तक का जो ये है विश्लेषण है, वहाँ कांग्रेस अपर हैंड। ठीक है, मैं प्रोफेसर अजय आर्य के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मसला घूम फिर के यही आ रहा कि अभी एक तो वो पीरियड है कि भाई कांग्रेस अब 5 राज्यों का चुनाव छोड़ के तो नहीं इंडिया गठबंधन की बैठकें करने लगेंगे उसके जाकर नेता, जाहिर सी बात है। एक पहलू ये भी है, और जाहिर सी बात है कि जब ताकत के साथ में हो सकता है कि कांग्रेस को ताकत मिल जाए। मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं कि मैं कह दूं कि नहीं कांग्रेस ही जीत जाएगी, हो सकता है 5 राज्यों में बीजेपी जीत जाए, जैसा पाठक जी कह रहे हैं कि बिल्कुल प्रचंड बहुमत आने वाला है, तो हो सकता है बीजेपी जीत जाए तो कांग्रेस की जो बार्गेनिंग पावर है वो भी चली जाए, तो रिस्क तो है कांग्रेस के साथ में। और एक और बड़ा दिलचस्प मसला हमको देखने को मिल रहा है, शायद बहुत सारे लोगों ने मार्क किया होगा, हमने तो मार्क किया, कि जिस जोर शोर से 4-4.5 महीने पहले या 3 महीने पहले खड़गे साहब, मतलब ये मध्य प्रदेश के चुनाव में कूदने से पहले कांग्रेस के आचार संहिता ने उससे थोड़ा पहले खड़गे साहब बहुत ही प्रोएक्टिव दिख रहे थे। दनादन रोज बैठ के इस तमिलनाडु की बैठक, इसकी बैठक, उसकी बैठक, इंडिया वाले गठबंधन की बैठक, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता खड़गे साहब ही हैं भी, अध्यक्ष हैं, सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन अब खड़गे साहब के नेपथ्य में जाते नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी का चेहरा बहुत तेजी से उभारा जा रहा है या उभर रहा है, जो भी कहें। तो क्या चेहरे की लड़ाई भी इंडिया गठबंधन में हो सकती है क्या? क्योंकि खड़गे साहब, नीतीश कुमार, खड़गे साहब को तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग स्वीकार भी कर लेते, क्योंकि वो इस बात को लेकर के भाई ठीक है प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है, दलित हैं, दलित प्रधानमंत्री भारत में कभी हुआ नहीं मुझे लगता है, तो कम से कम एक ये कांग्रेस की तरफ से अगर ये आता। लेकिन राहुल गांधी के नाम पर बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं। ठीक है, राहुल गांधी की स्वीकार्यता बड़ी है, राहुल गांधी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आप कह सकते हैं, लेकिन स्वीकार्यता क्या गठबंधन में उनकी स्वीकार्यता को लेकर खड़गे साहब ने थोड़ा पांव अपना खींचा है। एक ये भी बड़ा इस पूरी जो चर्चा के बड़ा विचारणीय बिंदु है, हालांकि हम इसको ले आए हैं जबरदस्ती। दुर्गेश जी, बात आप
ठीक ही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो थोड़ा पीछे जाते जरूर दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं राहुल जी का चेहरा थोड़ा और आगे आता दिख जरूर रहा है। लेकिन इसमें एक ही चीज मुझे कॉमन इतने में दिख रही है कि राहुल गांधी जी जितने काम कर रहे हैं वो उन लोगों के बीच में जा रहे हैं जो या तो पिछड़े वर्ग के हैं, या अति पिछड़े वर्ग के हैं, या दलित समाज के हैं। तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि ये लड़ाई 24 की लड़ाई 100% मंडल और कमंडल की लड़ाई है एक बात। और जहां कमंडल और मंडल की लड़ाई होगा, नीतीश कुमार ये रिस्क ले नहीं पाएंगे कि वो कमंडल के साथ बैठ जाएं। बहुत बड़ी बात, ये बात भी हम नोट करे ले रहे हैं जी। ना अखिलेश यादव ये रिस्क ले पाएंगे, ना ही और बहुत सारे नेता, मैं यहाँ नाम नहीं कोट करूंगा, वो भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मंडल पे कमंडल पे हमेशा मंडल भारी रहेगा। आप कहीं लिख के रख लीजिए। नहीं, मैंने लिख भी लिया। आपने पिछली बात भी कही तो उसको मैंने कोट भी किया आज, और मैं आज इसको भी लिख ले रहा हूं। एक चीज और जोड़ूंगा जी। एक सुर में जनगणना की, जातीय जनगणना की बात एक सुर में शुरू हुई। स्टार्ट इसको जनता दल यूनाइटेड की जहां सरकार है यानी बिहार से हुआ। आप समझिए इसका इंडिकेशन क्या है जी। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और उतने महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसका खुलासा मुझे लगता है जनवरी के आसपास हो जाएगा। तीसरी बात, इंडिया अलायंस में अभी एनडीए की बात नहीं हो रही, केवल इंडिया की बात हो रही। इंडिया अलायंस जो है, इंडिया गठबंधन जिसको हम कह रहे हैं, उसमें मुझे लगता है संभवतः सारी बातें हो चुकी हैं। यहां तक कि ये भी बात हो चुकी होगी कि किसको कितनी सीट मिलनी है, जो मुझे लगता है। इसलिए कोई बहुत कोई जल्दबाजी में मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। चौथी बात मैं कहूंगा, चुनाव जो अभी ये 5 राज्यों के होंगे, इसमें राहुल गांधी का चेहरा और मजबूत होगा। जो कांग्रेस पार्टी उसमें होपफुल देख रही है कि राहुल गांधी कितना मजबूत होते हैं। केवल इतना ही उसका है जिसका इंडिया गठबंधन से कोई लेना देना नहीं रहा। ये बात भी स्पष्ट मुझे दिखाई पड़ती है। तमाम राहुल गांधी जी के बयान, उसके बाद प्रियंका गांधी जी के बयान, खड़गे जी के बयान, ये इंडिकेट करते हैं। समय कम है, नहीं तो मैं आपको बयान भी सुना सकता था। अभी एक दिन एक अच्छा प्रकरण आया जिसमें पत्रकारों में राहुल गांधी जी ने पूछा कि आप में से कौन कौन कितनी जातियों के। एकदम क्लियर बात है, लॉजिक बिल्कुल क्लियर है सबके दिमाग में कि हमें किस पे चुनाव लड़ना है, और यही इशारा भी कर रहा है कि चेहरा कौन बनेगा आगे। बाकी आप लोग समझदार हैं। ठीक है, एक और डॉक्टर साहब बड़ी महत्वपूर्ण बात, मैं अब चूंकि अंत में बीजेपी के नेता के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बिंदु कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के ओबीसी नेता, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के साथ में जो भाजपा हाईकमान की लंबी 2.5-3 घंटे बैठक चली दिल्ली में, और उसमें तमाम चीजें आई कि नहीं, मंत्रिमंडल में, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में ओबीसी का प्रतिनिधित्व, जो जाति जनगणना वाली बात है इसकी काट, वो हथियार खोज रही बीजेपी। लगातार प्रयोगशाला में परख नली पर परख नली गरमाए जा रही, धर के बिल्कुल स्टोव पे परख नलियां गर्म हो रही हैं। पता नहीं आजकल कैसे गर्म होती, हम लोग जब केमिस्ट्री के लैब में जाते तो स्टोव में ही गर्म होती थी। फिलहाल एक और जरूरी बात मैं आपको कह दूं दुर्गेन जी, भारतीय जनता पार्टी इसके पहले चुनाव का मैदान वो तय करती थी, शतरंज की गोटियां वो तय करती थी, लोग डिफेंड करते थे। इस समय मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर रही है, उसको नहीं करना चाहिए। जी ठीक बात है। मैं पाठक जी के पास जाऊंगा। पाठक जी, ये बात ठीक है कि पहले पिच मोदी जी बनाते थे, अब चाहे वो स्पिन बना दिया, चाहे तेज गेंदबाजी वाली बना दिया, धड़ाधड़ विकेट, पूरी टीम 40 रन पे आउट। अब स्थिति हो रही कि पिच क्यूरेटर अब दूसरे लोग हैं, कैसे पार पाएंगे पाठक जी? आज भी पिच हम ही बना रहे हैं, और यह इस देश में जो आगामी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है जी, वो विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये दोनों से इतना भयभीत हो गया है यह प्रतिपक्ष कि उनकी परेशानी हो रही है। वो इन मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। इसलिए जो 10 साल में, लगभग 10 साल में, अभी जो 9-9.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और उसके साथ जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये दोनों के साथ जो काम हुए हैं, जिस प्रकार से देश आगे बढ़ा है, जनता इसको बहुत नजदीक से महसूस कर रही है। इस कारण से ये खलबली है, और इस खलबली में ये सारे बयान, इसलिए यह चुनाव पूर्ण रूप से राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा जाएगा। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में सबकी संलिप्तता इन लोगों की
उजागर हो अच्छा, रही है। जातीय जनगणना ओबीसी कोई मुद्दा ही नहीं होगा आपके मुताबिक? ओबीसी पर कैसे कांग्रेस बोल पाएगी? एक संवैधानिक मान्यता नहीं दे पाई थी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी, अरे वो कह रहे हैं, उनसे सवाल किया गया था, मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा संशोधित कर लीजिए। अभी राहुल गांधी से सवाल किया गया था, पत्रकारों ने किया था कि भाई आपके पिताजी ओबीसी विरोधी थे। बोले हाँ, उन्होंने गलती की, हम सुधार रहे हैं उसको। अब बताओ कैसे लड़ेंगे आप? वो कह रहे हमारे पिताजी ने गलती की थी, हम उसको ठीक कर रहे हैं। अभी वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन देश का जो तासीर है, देश का जो मिजाज है, उनको पता है कि नहीं, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। वो नेता है जो अपनी सरकार का जो बिल है उसको फाड़ के जला चुके थे और उसी चक्कर में खुद भी जल गए, खुद भी संसदी गई उनकी उसी चक्कर में। इसी से समझ ले कि कैसे नेता है वो, जो अपने सरकार के कैबिनेट के फैसले को चौराहे पर। हाँ, हिम्मत थे उनके हिम्मत थी, उनके हिम्मत थी। किया आपके यहाँ कोई कर सकता है क्या? है किसी की हैसियत? सवाल उठा दे। हिम्मत नहीं, वो हिम्मत नहीं होती है। क्या होती है? वो उनकी समझ बताती है। वो जो दृश्य है वो उनकी समझ। आपके मुताबिक ओबीसी पर ये चुनाव नहीं होगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर चुनाव होगा। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अंतिम टिप्पणी के लिए शहनवाज खान साहब के पास जा रहा हूं। शहनवाज भाई, बीजेपी के नेता पाठक जी कह रहे हैं कि ये जो अगला चुनाव होगा, नीतीश बाबू वो इस पर तो चर्चा हो गई, अभी एक अंतिम टिप्पणी आपकी कि जो अगला चुनाव होगा ये कह रहे हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर होगा, राष्ट्रवाद पर होगा, लेकिन ओबीसी पर नहीं होगा। और सवाल उठाने कांग्रेस क्या बोलेगी? अंतिम टिप्पणी बहुत जल्दी में शहनवाज भाई। बस शॉर्ट में ये है कि पीएम का चेहरा कौन होगा। अगर राहुल गांधी अगर पीएम का चेहरा बनते हैं तो भाजपा को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ओबीसी कार्ड की बात करते हैं और चेहरा राहुल गांधी को बनाते हैं तो फिर मैसेज जो है वो सब पार्टी में जो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि भाजपा को फिर बहुत कुछ करने की। कहीं लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव तो के परिणाम दोनों अलग अलग होते हैं। मैं ये भी कहूँगा कि विधानसभा में आप विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर जाते हैं, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव में जाते हैं तो राष्ट्र का मुद्दा होता है। और राष्ट्र के मुद्दे पर जब चुनाव में जाएंगे और जब पीएम का चेहरा जब सामने होगा, ओबीसी मुद्दा नहीं बनेगा क्या? ये बताओ आप हमको। ठीक है, वो तो तय कर लेंगे कि नीतीश कुमार होंगे कि कौन ओबीसी नेता उनका चेहरा होगा, या दलित चेहरा होगा। कभी नहीं तय कर पाएंगे। कांग्रेस किसी दलित को चेहरा अगर बनाती है तो ये बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा, मैं बस यही कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पते की बात कही है शहनवाज भाई ने कि अगर कांग्रेस किसी को चेहरा बनाती है तो ये उसका ट्रम्प कार्ड होगा दलित को, क्योंकि दलित प्रधानमंत्री इस देश में हुआ नहीं है। और बीच में इशारा भी आया था खड़गे जी चेहरा हो सकते हैं। खैर, अभी जितने भी लोगों ने आज मंथन में बातें अपनी रखी और बहुत सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण हुई कि अब ये जनवरी के पहले वीक में सब कुछ सामने आ जाएगा, या दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक ये सब क्लियर हो जाएगा कि कौन कहाँ कितनी सीटों पर लड़ेगा। और अंदर खाने बहुत सारी बातें तय हो गई हैं। सवाल यही है कि क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होगा, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और क्या ये गठबंधन ऐसे इसकी गांठें बंधी रहेंगी या फिर ये तार तार हो जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।